एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि नाक की सुंदरता की सर्जरी, जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर क्षितिज पाटिल साहब को, जो कि राइनोप्लास्टी सर्जन हैं और जो जर्मनी में जिन्होंने राइनोप्लास्टी की विशेष ट्रेनिंग ली, और आज देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर वो जाकर राइनोप्लास्टी को मेंटर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आमतौर पर मैं देखता हूँ कि लोग अपने चेहरे की सुंदरता को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहते हैं, और ख़ासकर नाक जो है वो चेहरे पर अलग से उभर कर नज़र आती है, और नाक से ही लोगों की तरह तरह की उपमाएँ भी हो जाती हैं। तो ये राइनोप्लास्टी सर्जरी हमारे देश में क्या लोग करवाते हैं? आप तो देश के कई जगह सेंटर्स में जाते हैं, कैसा लगता है आपको कि आजकल राइनोप्लास्टी के लिए, नाक को सुंदर बनाने के लिए लोग आते हैं आपके पास? जी हाँ सर। पिछले 10 सालों में राइनोप्लास्टी सर्जरी अपने देश में काफ़ी अच्छी तरीके से प्रचलित हो चुकी है। तो इसमें नाक की सुंदरता बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे युवा लड़के और लड़कियां दोनों भी उत्सुक रहते हैं, और काफ़ी अच्छी मात्रा में ये लोग ऑपरेशन करने के लिए आते हैं। तो ये ऑपरेशन सिर्फ नाक की सुंदरता बढ़ाने के लिए तो होता ही है, पर इसके अलावा नाक से अगर सांस लेने में किसी को दिक्कत होती है, किसी के नाक का जो आकार होता है वो चेहरे के हिसाब से अगर छोटा होता है, बड़ा होता है, तो इसको हम सही कर सकते हैं। और सांस लेने की दिक्कत तो दूर होती ही है, पर इसके अलावा नाक की सुंदरता भी ये ऑपरेशन में बढ़ाई जा सकती है। तो पहले ये सुनते थे हम कि प्लास्टिक सर्जन लोग जो है इस तरीके के काम करते थे कि चेहरे के अंदर कोई चीज़ होना तो सब कहते थे प्लास्टिक सर्जरी करा लें। तो आप तो एक ईएनटी सर्जन हैं, तो ये राइनोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी से कुछ अलग है क्या? और प्लास्टिक सर्जरी सर्जन से कराने में और आपसे कराने में क्या अंतर है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। राइनोप्लास्टी सर्जरी प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं और ईएनटी सर्जन भी करते हैं, परंतु जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो काफ़ी बार प्लास्टिक सर्जन लोग उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि नाक के अंदर जो सांस के दोनों साइड से, दोनों नासिकों से जो सांस है वो बराबर से जानी चाहिए। इसलिए नाक के अंदरूनी भाग में जो नाक के बीच में जो पर्दा होता है, नाक के बीच में जो हड्डी होती है, उसको भी ये शस्त्रक्रिया द्वारा इसको सीधा किया जाता है। इसको अगर ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है कभी कभी, तो काफ़ी बार ये पूरे हड्डी को निकाल के उसको सीधा बना के वापस फिट करना पड़ता है। तो ये इसके अलावा नाक की सुंदरता बढ़ाने की सर्जरी, तो ये दोनों मिला के जो सर्जरी है, इसीलिए इसको सेप्टो और राइनोप्लास्टी ऐसी उपमा उसको दी गई है। ये अंदर का भाग जो है, जो सांस लेने की दिक्कत है, काफ़ी बार प्लास्टिक सर्जन उतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो सांस की दिक्कत की वजह से आते हैं। इसीलिए अभी राइनोप्लास्टी सर्जरी ये ईएनटी सर्जन में ज़्यादा प्रचलित हो रही है। सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि दो चीज़ें रहती हैं कि एक तो नाक की सुंदरता रहती है, दूसरा नाक से सांस प्रॉपर जा रही है कि नहीं। क्योंकि नाक से सांस जाने का रास्ता जो है, उसकी नाक की इंट्रिकेसीज जो रहती हैं, उसको ईएनटी सर्जन बखूबी जानता है। इसीलिए कुछ लोगों ने जो है इसमें स्पेशलाइजेशन हासिल किया ईएनटी सर्जन्स ने, जिसकी संख्या हमारे देश में निरंतर बढ़ रही है। तो वो एस्थेटिक के साथ साथ फंक्शनल पार्ट भी इसके अंदर एड्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में काफ़ी संतुष्टि आती है। कई बार नाक खूबसूरत हो जाए, लेकिन अगर सांस प्रॉपर नहीं आएगी तो फिर दुविधा हो जाती है। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को चोट लग जाती है, कई बार ये एक्सीडेंट के अंदर नाक बहुत ही ज़्यादा विकृत हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ही ऐसा पैदा हो जाते हैं जिनकी नाक बहुत ही चपटी रहती है। कई बार हम पहले देखते थे कुष्ठ रोग के अंदर लोगों की नाक। गुड इवनिंग। सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ईएनटी सर्जन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक इंसान है या सो कॉल्ड पेशेंट है, उसमें ईएनटी के वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जब उसको एक ईएनटी फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए? व्हाट आर दो सिम्टम्स? और वो कौन से सिम्टम्स होते हैं
जब उस बंदे को ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए? इन दोनों में थोड़ा सा सिम्टम्स में फर्क बताइए प्लीज। एक्चुअली में ईएनटी फिजिशियन और सर्जन, हमारे यहाँ तो एमएस ईएनटी की डिग्री दी जाती है, तो सारे के सारे जो ईएनटी सर्जन हैं वो सर्जन ही हैं और ओपीडी देखते हैं, इसलिए फिजिशियन है। तो कोई भी आप ईएनटी के पास जाएंगे तो वो सर्जन तो होता ही है, उसको एमएस सर्जरी की डिग्री मिलती है। ठीक है साहू साहब, तो हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए आप। ये पहले के ज़माने में काफ़ी मात्रा में आर्टिफिशियल मटेरियल का यूज़ किया जाता था, जिसमें सिलिकॉन, मेडपोर जैसी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें वापरी जाती थी। परंतु इसका जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये इसमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये पूरे अपने शरीर से घुल मिल नहीं जाती, क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल है, आर्टिफिशियल मटेरियल है। कम से कम डॉक्टर साहब, ये आप फोटो लाए थे, ये क्या दिखा रहे हैं आप? स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ सामने। जी हाँ, तो ये एक बच्चे की विकृत नाक है। ये 17 साल का लड़का है जिसकी नाक भी टेढ़ी हो गई है चोट लगने की वजह से, और इसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेफ्ट साइड में घुस गई उसकी नाक। यस, तो उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपरी भाग में जो बोन्स होते हैं वो भी टेढ़े हो गए हैं, जो बीच में की भाग में जो कार्टिलेज पार्ट होता है वो भी टेढ़ा हो गया है, और उसकी वजह से जो उसका जो टिप है ये भी एक बाजू में चले गया है। तो ऑपरेशन करने के बाद ये तीनों चीज़ों को हमने सीधा किया है। ऊपरी भाग में जो हड्डी है उसको भी सीधा किया है, जिसको हम नेजल बोन्स बोलते हैं। बीच में के पार्ट में जो कार्टिलेजिनस सेप्टम यानी कार्टिलेज का बना होता है उसको भी हमने स्ट्रेट किया है, और नाक का जो टिप है, नाक का जो जिसको हम नाक का शेंडा बोलते हैं, जो सबसे सुंदरता की बात होती है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपने 6 महीने और 1 साल क्यों लिख दिया? 1 साल तक अगर सही है मतलब तो फिर क्या परमानेंट सही रहेगा, ऐसा है क्या? जी हाँ, अगर कोई आर्टिफिशियल मटेरियल नहीं डाला है तो 1 साल के बाद अगर अच्छा रहा तो 1 साल के बाद वैसे के वैसे ही रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली ऑपरेशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा सूजन चेहरे के ऊपर, नाक के ऊपर होती है, परंतु हर एक ऑपरेशन में सूजन होती ही है। पर नाक जो है ये सिर्फ जो चेहरे का सबसे सुंदर भाग होता है, सबसे प्रोमिनेंट भाग होता है, इसलिए वो सूजन मालूम पड़ती है। जी जी। अब ये जैसे दूसरा चित्र आप जो दिखा, इसमें तो आप 6 साल तक दिखा रहे हैं इनका। जी हाँ, तो वही 1 साल के बाद में जो रिजल्ट है वही 6 साल के बाद में भी है। पर देखिए, आप गौर से देखिए कि 1 साल में भी बिल्कुल मामूली थोड़ी सूजन अभी भी है, और 6 साल के बाद में अगर देखेंगे तो ये सूजन 6 साल के बाद में भी पूरी तरीके से सूजन उतर गई है और पूरा नेचुरल अपीयरेंस उसमें आ गया है। इसमें ऐसा कोई भी कृत्रिम ऐसा कुछ लगता नहीं है, पूरा नेचुरल, एब्सोल्युटली नेचुरल। नहीं, तो अब डॉक्टर साहब आपने बोला कि नाक टेढ़ी थी, फिर आपने हड्डी को भी सीधा किया। अब जैसे हड्डी सीधा करने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन तो हड्डी तोड़ के सीधी करते हैं, तो आप लोग जैसे सीधी करते हो तो क्या फिर आप लोग भी इसके ऊपर क्या उसको प्लास्टर भी लगाते हो? जी हाँ, इसको बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो फ्रैक्चर किया जाता है, नहीं तो माइक्रो कट्स किए जाते हैं। ये अभी फ़िलहाल एडवांस मशीनरी द्वारा, यानी पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रिल के जैसे पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं तो पीजोटोम जैसे अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ये बोन्स को हम माइक्रो फ्रैक्चर भी कर सकते हैं, और बोन्स को बहुत प्रिसाइजली हम कट करके उसको हम जगह पे ला सकते हैं। तो उसकी वजह से सूजन भी काफ़ी हद तक कम होती है। जब भी हम बोन्स को अगर बोन डिविएटेड है तो बोन को जगह पर लाने के बाद में नाक के ऊपर प्लास्टर लगाना ज़रूरी है, जो हम लगभग 8 से 10 दिनों तक रखते हैं। अगर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस रही तो कभी कभी हम ये 12 से 15 दिन तक भी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इमेज दिखा रहे हैं आप साइड प्रोफाइल में, तो ये प्योरली कॉस्मेटिक ऑपरेशन के लिए आई हुई महिला है, जिनको सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ऑपरेशन कराना था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनका नाक थोड़ा चपटा है, तो उनको हमने साइड से, आप गौर से देखेंगे तो पूरे नाक की ऊंचाई हमने बढ़ा दी है। तो इसके लिए हमने कार्टिलेज यूज़ किया है। तो इन महिला का हमने कान का ही कार्टिलेज यूज़ किया था, जो कान का अंदरूनी भाग होता है, जिसको हम कॉन्कल कार्टिलेज बोलते हैं। बाहरूनी भाग नहीं, जो अंदरूनी भाग होता है, वहाँ से भी जो कार्टिलेज निकलता है वो भी हमारा बहुत अच्छा कार्टिलेज होता है, जो कभी कभी हम नाक के ऊंचाई बढ़ाने के लिए कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन महिला का हमने वही कार्टिलेज यूज़ करके
ऊंचाई बढ़ाई है। इसके अलावा जो नाक का जो शेंडा है, नाक का जो विड्थ है, हाँ, ब्रेड्थ है, ब्रेड थे, उसको इसको कम भी कर हमने दिया। कम किया है और ये भी लगभग 1-2 साल के बाद का रिजल्ट है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने नाक की चौड़ाई कम कर दी या नाक को आपने ऊंचा कर दिया, तो ये सब आप कैसे करते हैं? मतलब या तो पेशेंट आके बोलेगा, अब जैसे कोई पेशेंट बोलता है कि हमारी तो इसके जैसी नाक बना दो या उसके जैसी नाक बना दो, कोई ऐसा कोई पैमाना है क्या कि नाक जो है चेहरे का इतना हिस्सा होना चाहिए, आँख से उसकी ऐसी दूरी होनी चाहिए, या जो हमारा माथा है उससे कोई इसका रिलेशन होना चाहिए? आप कुछ हमको, जैसे मैं आपके पेशेंट बन कर आऊँ, तो आप मुझे कुछ जस्टिफाई करेंगे क्या कि ये पैमाना कर दें तो तुम्हारी नाक सुंदर दिखने लग जाएगी? जी हाँ, ये बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसा बिल्कुल पैमाने हर एक ब्यूटी के पैमाने जो होते हैं अच्छा, वो हर एक रेसेस के लिए अलग अलग होते हैं। अच्छा, जैसे जी हाँ, भारतीयों के अलग है, जी। यूरोपियों के लिए अलग है। भारतीयों में भी भारत का जो भाग है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, वो एक कॉकेशियन नोजेस जैसा है, जिनकी नाक काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में। अगर आप देखेंगे, कश्मीर में देखेंगे, साउथ पंजाब इंडिया। में देखेंगे तो नाक काफ़ी लोगों की बड़ी होती है। वही आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो उनका चेहरा भी, जो उनका रंग जो होता है वो भी काला, थोड़ा सा डार्क होता है और नाक की साइज़ छोटी होती है, उनकी स्किन थिक होती है। तो ये इसलिए होता है कि साउदर्न इंडिया में जनरली क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े हॉट होते हैं, उसके वजह से जो नाक में हवा जानी चाहिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ऑलरेडी गर्म हवा रहती है, इसलिए नाक के साइज़ छोटे होते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में ठंडी हवा होने के कारण उसको ज़्यादा गर्म करके अंदर जाना पड़ता है, इसके वजह से नाक की साइज़ बड़ी होती है। तो इसी हिसाब से जिनका चेहरा जो है, चेहरे को हम अगर वर्टिकल में डिवाइड करेंगे तो 5 भागों में डिवाइड किया जाता है और हॉरिजॉन्टल 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और आँखों, अगर हम नाक का जो डॉर्सम बोलते हैं, जो सीधा नाक होना चाहिए, जी, अगर साइड व्यू से देखेंगे तो आँखों की जो ये होती है, आँखों की जो अपर आईलिड होती है, वहाँ से नाक शुरू होनी चाहिए। ओह, जी हाँ, तो अपर ना वो पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ से नाक शुरू होती है, तो वहाँ से अगर हमने आइडियल टिप के ऊपर लाइन ड्रॉ किया, उसके नीचे अगर है, वो लाइन के अगर नीचे है तो उसको बढ़ाना चाहिए और उसके अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए। तो ऐसी उसकी परिभाषा होती है। देखिए, इतनी बात तो पता लग गई होगी आपको दर्शकों की, चेहरे का भी एक विन्यास होता है और एक ऐसा विन्यास होता है जिसमें चेहरा खूबसूरत दिखता है। आपका राइनोप्लास्टी सर्जन जो है इस चीज़ को पकड़ सकता है कि आपके चेहरे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करने से अच्छा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मशहूर संगीत का डांस करने वाले थे, उन्होंने तो अपनी नाक की 19 सर्जरी करा ली और कई लोग जो रहते हैं वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आ जाते हैं। और मैंने तो एक लिटरेचर में पढ़ा था कि एक राइनोप्लास्टी सर्जन की हत्या कर दी उसके पेशेंट ने इस बात से कि उसके ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं था। तो कुछ ऐसे मतलब जिसे कहते हैं मानसिक रोगी भी हो जाते हैं क्या अपनी सुंदरता को लेकर लोग? जी हाँ, काफ़ी ये एक डिसऑर्डर है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको BDD के नाम से ये डिसऑर्डर प्रचलित है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो शरीर का कोई भी अंग, स्पेशली चेहरे का अंग, वो उनके असफलता के लिए कारणीभूत है, ऐसा उनको लगता है। अच्छा। और उसमें सबसे ज़्यादा उनको लगता है कि मेरा नाक अच्छा नहीं है इसलिए मुझे एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा है, मेरा नाक अच्छा नहीं है इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर करते हैं। ऐसे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि जो परीक्षा में भी इसी वजह से अच्छा नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि मेरी नाक का शेप अच्छा ख़राब होने की वजह से मैं असफल हो रहा हूँ, मुझे मेरे टीचर्स पास नहीं कर रहे। और ये काफ़ी मात्रा में ये मेल्स लोग ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स से भी ज़्यादा ये मेल्स ज़्यादा होते हैं। ये काफ़ी बार ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हमने पूछा जाए कि आप नाक को, चेहरे को दिन में कितने बार आईने में देखते हैं, तो वो कम से कम 40-50 बार आईने में देखते हैं। ओह। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हर पेशेंट को पूछना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर कितनी भी अच्छी हमने नाक बना दी और इतना तो कोई भी ऑपरेशन हम अगर करते हैं तो उसमें हम 90 से 95% तक उसको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। पर अगर वो 5% के लिए ही अड़े रहे तो फिर उनका कभी भी संतुष्टि उनकी हो नहीं सकती है, और अगर वो अड़ जावे तो वो डॉक्टर को हार्म भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट हमारे पास आया था तो उसकी नाक के अंदर कोई एक सिलास्टिक की एक शीट डाल दी थी
और एक स्टड डाल दिया था जिससे उनकी नाक पहले जो चपटी थी वो खड़ी कर दी, तो एल शेप का था, तो ये भी नाक खड़ी हो गई और ये भी नाक खड़ी हो गई। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद यहाँ से स्किन फट गई और वो जो चीज़ थी लगाई थी वो बाहर आ गई। तो ये इसके लिए होता है क्योंकि आर्टिफिशियल मटेरियल है। आर्टिफिशियल मटेरियल है तो उसको थोड़ा सा भी अगर धक्का लग गया तो उसमें इन्फेक्शन होना ही होना है। इन्फेक्शन होने की वजह से फिर उसको स्किन भी खराब हो जाती है। तो कई बार क्या हो रहा था कि किसी की नाक की हड्डी गल गई, नाक बिल्कुल बैठ गई। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से निकाल लेंगे, अब यहाँ तो इतना मटेरियल दिखता नहीं है, तो ऐसी जो स्ट्रॉन्ग बनाना है हमको अगर, ताकि ये ढह नहीं जाए, तो इसके लिए क्या फिर शरीर का कौन सा अंग यूज़ करते हैं आप? नाक की हड्डी यानी कार्टिलेज होता है वहाँ पे। तो शरीर में कॉस्टल कार्टिलेज यानी जो पसली की हड्डी होती है उसमें से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये जो हड्डियाँ होती है ये इनका नाक से काफ़ी अच्छे से मेल क्योंकि सांस के लेने के दौरान ये हिलती भी है तो ये इसीलिए उसका इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका हम नाक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7वीं 8वीं 9वीं ये जो हड्डियाँ होती है पसली की, इसका कार्टिलेज का भाग हम निकाल के हम अगर किसी का नाक ऊंचा करना है, अगर किसी का ऑपरेशन फेल हो गया है तो फिर से अगर ऑपरेशन करना है तो जो हड्डी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए कॉस्टल कार्टिलेज यानी पसली की जो हड्डी होती है वो बहुत अच्छी हड्डी होती है। तो ये हड्डी जो रहती है वहाँ पर एक बार लगा देते हैं तो जैसा आपने बताया कि 6 महीने 1 साल 6 साल अगर ये रह गई तो फिर ये रह जाती है। और मान लीजिए कोई जैसे स्पोर्ट्स खेलता है, फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सब खेल सकते हैं उसके बाद? ये बिल्कुल खेल सकते हैं। ये जनरली हाँ, तो ये जो केस था ये एक्सीडेंट का केस था। हाँ। जिनका एक्सीडेंट में नाक घिस गया था और नाक का कुछ भाग निकल गया था। तो इसको हमको 2 स्टेज में इनका ऑपरेशन करना पड़ा। तो पहले स्टेज में जो भाग निकल गया था वहाँ पे हमको कान का एक स्किन और कार्टिलेज दोनों मिला के वहाँ पे लगाना पड़ा, और दूसरे स्टेज में फिर कॉस्टल कार्टिलेज यानी पसली की हड्डी निकाल के उनका पूरा राइनोप्लास्टी करना पड़ा था। कई हमने देखा है कई आदिवासी प्रजातियों में नाक बड़ी चपटी रहती है। कई बार हम साउथ अफ्रीका वगैरह के लोग को देखते हैं, उनकी भी नाक इस तरीके की रहती है। तो और जो बच्चे कई रहते हैं जो बचपन से देखते हैं कि ये पूरा का पूरा बैठा हुआ है, तो इनके ऑपरेशन आप बचपन में ही कर देते हैं या नाक के ऑपरेशन के लिए कुछ आप वेट करते हैं? अगर लगने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है और बच्चों को अगर सांस लेने में उसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो ऑपरेशन ज़रूर पहले करना अच्छा होता है, क्योंकि जो स्किन की डेवलपमेंट होती है अगर बचपने में ये नहीं किया गया तो स्किन बहुत टाइट हो जाती है, और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो वो स्किन भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, नाक के ऊपर जो स्किन है वो भी नॉर्मली बढ़नी चाहिए उसके लिए। और इसके अलावा उसको सांस लेने में भी अगर दिक्कत होती है तो इसका ऑपरेशन थोड़ा अलग प्रकार से किया जाता है, जिसमें जो कार्टिलेज है वो निकाला नहीं जाता। वो कि बच्चे जनरली बच्चों की जब प्यूबर्टी आती है यानी जनरली मेल बच्चों की जब आवाज़ में परिवर्तन होता है उसके बाद हम 4 साल रुकना प्रेफर करते हैं, और बच्चियों में जब भी मासिक धर्म आता है उसके बाद में हम 4 साल रुकना प्रेफर करते हैं। तो जनरली ये 12-13 साल में आता है और 16 साल में हम जनरली ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका जनरली 16 साल में बच्चे 10वीं पास हो जाते हैं, और वो जब भी कॉलेज में जाते हैं तो उसका कोई उन्होंने न्यूनगंड भी उनका अगर में नाक के कोई शेप में बहुत अच्छा फ़र्क आया तो उनके कॉन्फिडेंस में भी बहुत अच्छा सा फ़र्क आता है। सो 16 साल बहुत अच्छी उम्र है जिसमें सभी हम साध्य कर सकते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, उनकी नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी हो जाती है और उनकी ऊपर वाली नाक भी उसके साथ घूमने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अगर वेट कराएंगे तो अब तक तो बहुत घूम जाएगी। जी हाँ, तो अगर बच्चों की अगर नाक टेढ़ी हो गई है, सांस लेने में दिक्कत है, तो ऑपरेशन पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर नाक टेढ़ी होती है तो इसके साथ में फेशियल ऑसिमेट्री भी बढ़ती है। तो फेशियल ऑसिमेट्री बढ़ी तो सिर्फ नाक नहीं पूरा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर 16 साल के पहले भी 8-9 साल की उम्र में भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे ये दोनों नाक के जो नथुने हैं
कई लोगों के ये असमान रहते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जिनको क्लेफ्ट पैलेट हुआ है, जिनको तालू की प्रॉब्लम है, या जिनको दांतों के बीच में क्लेफ्ट लिप रहा है। इन बच्चों के अंदर अक्सर देखते हैं कि उनकी नाक एक तरफ से या तो झुक जाती है और बड़ी कड़ी उनकी वो रहती है, उनको सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन लोगों का भी ट्रीटमेंट आप कर पाते हैं क्या डॉक्टर साहब, और कब करते हैं इनका? जी हाँ, जनरली इन लोग का ट्रीटमेंट भी हम एक 15-16 साल में ही करते हैं, क्योंकि उनके पहले उनकी क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन होता है बचपन में, उसके बाद में थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन होता है, इसके बाद में तीसरा ऑपरेशन उनका ये जो प्री मैक्सिला है वो थोड़ा सा ऊपर लाया जाता है, और चौथा ऑपरेशन राइनोप्लास्टी होता है जिन बच्चों को क्लेफ्ट का प्रॉब्लम होता है। तो इन बच्चों में भी अगर सांस लेने की दिक्कत अगर बहुत ज़्यादा है तो ये 10-12 साल की उम्र में ये ऑपरेशन किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब कि नाक के अंदर कोई ऑपरेशन कर देने से किसी व्यक्ति की आवाज़ में कोई बदलाव आ जाए? आवाज़ में बदलाव तो अच्छा ही आता है, आवाज़ में खराब बदलाव तो डेफिनेटली नहीं आता है। मतलब जैसे क्या, जैसे मेरी नाक में आवाज़ अगर हमारा नाक बंद है, अगर किसी का नाक, अगर ये नाक की हड्डी एस शेप में डेविएशन हो गई है, दोनों नाक उसकी बंद हो गई है, तो काफ़ी बार उसका नासिक आवाज़ नाक में आवाज़ आता है, तो उसको नासिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है। वो अगर ये ब्लॉकेज अगर हमने हटा दिया, अगर सांस उसकी अच्छी हो गई, तो उसका आवाज़ भी नॉर्मल आ जाएगा। तो ऐसा ही नहीं है कि नाक की राइनोप्लास्टी केवल सुंदरता के लिए ही कराई जाती है, उसके बहुत सारे ऐसे फंक्शनल एस्पेक्ट हैं, जैसे आपकी आवाज़ के अंदर अगर नाक में ज़्यादा आती है तो उसमें सुधार आ सकता है, सांस अगर प्रॉपर नहीं जा सकती है तो उसमें सुधार आ सकता है, और साथ में चेहरे की सिमेट्री तो बनती है। डॉक्टर साहब, आप लोग जो हैं राइनोप्लास्टी सर्जन हैं, आप नाक की तो प्लास्टिक सर्जरी करते ही हैं या सुंदरता के लिए, लेकिन कई बार जैसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंट में ये पूरी टूट टाट गई, तो क्या ऐसा भी कर लेते हैं कि फिर से उसको पूरा खड़ा कर देते हैं इमारत को, अंदर का पूरा फ्रेमवर्क? जी हाँ, अगर एक आप शायद इसकी एक फिल्म भी लाए हैं हमारे पास, जैसा कि ये दिखा रहे हैं क्या, वो टोटल सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन? यस। तो इनका ऑपरेशन की वजह से नहीं खराब हुआ था इनका नाक। ये बुजुर्ग महिला है जिनको असली की जो हड्डी होती है, जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, इसका पूरे नाक की हड्डी का पूरे सेप्टम का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो नाक की बाहरी कार्टिलेजेस होती है, यानी जिसको हम अपर लैटरल कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको हम टिप्ड कार्टिलेज बोलते हैं, लोअर लैटरल कार्टिलेज बोलते हैं, इसका भी कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। तो ये जरूर संभव है ये सब कुछ चीज़ें। तो ये आप नाक बनाने के लिए छाती के अंदर एक चीरा लगा रहे हैं? जी, जहाँ पर हमारा फेफड़ा है, तो बड़ा डर लगता है डॉक्टर साहब? जनरली जो हमारा फेफड़ा होता है वो 8वें नंबर की हड्डी तक, 7वें नंबर की हड्डी तक आता है। तो इसके लिए 8वीं 9वीं जो 10वीं जो हड्डी होती है वो निकालना काफ़ी सेफ होता है, तो इसमें कोई ये नहीं होता है। और प्लास्टिक सर्जरी के अति सूक्ष्म जो बाल से भी छोटे डायमीटर के टाके जो हम वहाँ पे लेते हैं, तो उसका जो घाव होता है, उसका जो जख्म होता है, वो बिल्कुल अदृश्य जैसा होता है, बिल्कुल मामूली जख्म आता है। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि स्किन के जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बहुत सारे फिलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, कई बार नाक से हमारे इसकी सिमेट्री करने के लिए। आप लोग भी कई बार जो है दाढ़ी के अंदर भी कुछ करते हैं, तो ये सब आप कैसे डिसाइड करते हैं? जनरली वही जैसे मैंने आपको बोला कि हर हमारे चेहरे का जो प्रमाण होता है, तो अगर फिलर से हम किसी भी रिक्त जगह को हम भर सकते हैं, पर वो लिमिटेड होता है, वो 4-6 महीने चलता है, उसके बाद में वो फिर से निकल जाता है। इसी के अगर नाक के ऊपरी भाग में किसी को गड्ढा होता है, तो वो हम कुछ अमाउंट तक उसको हम ऊपर ला सकते हैं फिलर्स के ज़रिए, पर ये कुछ दिनों तक रहता है और बाद में निकल जाता है। ये जो आप बोल रहे थे चिन जो बोल रहे थे, तो काफ़ी लोगों का चिन जो होता है ये पीछे होता है, तो उसके वजह से वो दिखने में भी थोड़ा सा अजीब दिखता है। तो वहाँ पे फिलर्स भी डाल सकते हैं, वहाँ पे आप इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। वहाँ पे मेंटोप्लास्टिक नाम की एक ऑपरेशन होता है जिसमें एक्चुअली ये सामने लाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि नाक की सुंदरता तो बनाई ही जा सकती है, उसकी फंक्शनैलिटी भी बनाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा विकृत नाक को भी काफ़ी एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है आपके शरीर की चीज़ों को लेकर,
या तो आपके कान की कार्टिलेज को लेकर या आपके पसलियों की कार्टिलेज को लेकर, क्योंकि कोई अगर फॉरेन मटेरियल हम डालते हैं तो उसके बाहर निकलने की संभावना बहुत रहती है। साथ में चेहरे के साथ नाक का क्या विन्यास हो, इसके बारे में भी राइनोप्लास्टी सर्जन को बहुत सारी जानकारी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, यदि आप अपनी फंक्शनैलिटी नोज़ की बढ़ाना चाहते हैं, तो आप राइनोप्लास्टी सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, इतनी उपयोगी और रोचक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दुबे सर, धन्यवाद। और अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे एक नए विषयों के साथ आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपको रोचक जानकारियाँ देने के लिए।